नमस्कार बच्चों, मैं हूं शुभांगी सक्सेना, आपकी विज्ञान की अध्यापिका। और हम बात कर रहे हैं कक्षा 10वीं के विज्ञान विषय के अध्याय 3 के बारे में, जिसका नाम है धातु और अधातु। इसके पहले भाग में हमने पढ़ा था कि जो धातु है और अधातु है, इनके भौतिक गुण क्या होते हैं। दूसरे भाग में हमने पढ़ा था कि धातु जो है वो कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं इसी की दूसरी कड़ी के विषय में, जो कि क्या बताती है कि धातुओं की रासायनिक गुणधर्म के विषय में बताती है। इस वीडियो से आप एक योग्यता का विकास करेंगे। और योग्यता क्या है? आज हम सीखेंगे कि ये जो धातु है ये कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं करती है, किस किस के साथ अभिक्रिया करती है, क्या उत्पाद हमको देती है और किस परिस्थिति में ये अभिक्रिया करती है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की इस क्लास को और सीखते हैं रासायनिक गुणधर्मों के विषय में। तो भाई पहली कड़ी में हमने क्या किया था, जब बात करी थी धातुओं के रासायनिक गुणधर्म के विषय में, तो पहले बात की थी वायु के साथ और दूसरी बात करी थी हमने जल के साथ। तो पहले क्या करते हैं, इन दोनों को हम दोहरा लेते हैं। और दोहराते हैं भाई कैसे? समीकरणों को लिख करके। तो भाई सबसे पहले हमने किसके साथ बात करी थी? वायु के साथ, या हम यूं कहें कि हमने ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराई थी, हमने धातु का दहन कराया था। तो भाई दहन का मतलब क्या होता है? सीधा सीधा ऑक्सीजन से क्रिया। तो भाई हमने किसकी कराई थी? हमने करवाई थी मैग्नीशियम की किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवाई थी। हमको क्या मिला था भाई? मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला था। क्या मिला था? मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला था, जो कि कैसा था? श्वेत चूर्ण था। भाई इसने क्या दी थी? श्वेत ज्वाला आपको दी थी, इसने ऊष्मा दी थी आपको, और प्रकाश भी इसने दिया था। दिया था कि नहीं दिया था? याद आ गया क्या भाई? क्लियर है? दूसरा हमने किसके साथ करवाया था? कॉपर के साथ हमने ऑक्सीजन की अभिक्रिया करवाई थी। और हमने कहा था कि ये जो कॉपर चूर्ण है ये कैसा है? भूरे रंग का। और अब क्या करेगा? ऑक्सीजन से क्रिया करेगा। तो कैसा हो जाएगा भाई? कॉपर ऑक्साइड का निर्माण हो जाएगा, यानी कि कॉपर पर काली परत चढ़ जाएगी। कैसी परत चढ़ जाएगी भाई? काली परत का निर्माण आपके पास हो जाएगा। बात यहां भी समझ में आ गई। तीसरा हमने किया था एल्यूमिनियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ करवाई थी, और हमको क्या मिला था? एल्यूमिनियम ऑक्साइड हमको मिला था, जो कि कैसा होता है? उभयधर्मी प्रकृति का होता है। मतलब कि अम्ल के साथ भी अभिक्रिया करता है और क्षार के साथ भी ये क्या करता है? आपकी अभिक्रिया करता है। बात समझ में आ गई? इसका मतलब ये कौन है भाई? ये है आपका उभयधर्मी प्रकृति का है। किस प्रकृति का है? उभयधर्मी का मतलब भाई अम्ल के साथ भी अभिक्रिया कर लेता है और आपका क्षार के साथ भी अभिक्रिया कर लेता है। और क्या देता है? ये दोनों परिस्थिति में आपको लवण और जल दे देता है। क्लियर हो गई यहां तक बात? ये तो क्या हुआ भाई? ये हमने करी थी वायु के साथ अभिक्रिया। अब बात कर लेते हैं हम कि हमने किसके साथ अभिक्रिया करी थी? जल के साथ अभिक्रिया करी थी। और जब जल के साथ अभिक्रिया करी थी तो हमारे पास एक क्या थी? कंडीशन थी कि सब धातुएं क्या है? सीधा सीधा अभिक्रिया नहीं करेंगी। तो हुआ क्या कि भाई कुछ धातुओं ने किसके साथ काम किया था? ठंडे जल के साथ काम किया था। कुछ ने किसके साथ काम किया? आपका गर्म जल के साथ काम किया। और कुछ ने क्या कहा कि मैं भाई भाप के साथ काम करूंगा। किसके साथ काम करूंगा? भाप के साथ। तो भाई जो बहुत ज्यादा क्रियाशील थी, उन्होंने किसके साथ काम किया? ठंडे जल के साथ काम किया। यानी क्या हुआ भाई? सोडियम ने किसके साथ काम किया? जल के साथ जब काम किया तो आपका क्या दे दिया? NaOH दिया, और साथ में क्या दिया था? H2 गैस इसने आपको यहां पर दी थी। अब अगर हम पोटेशियम की भी क्रिया कराएंगे तो पोटेशियम ने भी क्या किया था? आपका अभिक्रिया करके क्षार दिया था, और क्या दिया था? H2 गैस यहां पर आपको दी थी। गर्म जल के साथ अभिक्रिया किसने करी थी? भाई मैग्नीशियम ने करी थी। इसने कहा था भाई ठंडे जल के साथ इसको क्या लगती है? ठंडी लगती है। तो जब मैग्नीशियम ने क्या करा? जल के साथ अभिक्रिया करी
तो आपको क्या दे दिया था इसने, मैग्नीशियम ऑक्साइड दिया, साथ में क्या दे दिया था भाई, H2 गैस इसने दे दी थी। पर कुछ ऐसी थी जिन्होंने कहा था कि मैं जो हूं वो भाप के साथ अभिक्रिया करूंगी, मैं किसके साथ अभिक्रिया नहीं करूंगी भाई, मैं किसके साथ अभिक्रिया नहीं करूंगी भाई, ठंडे जल के साथ नहीं करूंगी और गर्म जल के साथ नहीं करूंगी। तो जब इन्होंने क्या करा, भाप के साथ अभिक्रिया करी, यानी यहां पर कौन सी अवस्था में है जल, गैस अवस्था में है जल, तो आपको इन्होंने क्या दे दिया था भाई, आपका ऑक्साइड दे दिया था और H2 गैस दे दी थी। तो हमें क्या पता है कि जब भी जल के साथ अभिक्रिया होती है हर परिस्थिति में हमको क्या मिलती है, हाइड्रोजन गैस मिलती है। और अपवाद क्या थे भाई, सोना और चांदी जो थे उन्होंने कहा था कि हम वायु के साथ भी क्रिया नहीं करेंगे और हम जल के साथ भी क्रिया नहीं करेंगे। ये था आपका जल के साथ अभिक्रिया और किसके साथ अभिक्रिया भाई, वायु के साथ अभिक्रिया। अब हम आज क्या पढ़ेंगे भाई, आज हम पढ़ेंगे अम्ल के साथ अभिक्रिया और लवण के साथ अभिक्रिया। भाई क्या पढ़ेंगे हम, अम्ल के साथ अभिक्रिया और लवण के साथ अभिक्रिया। अब अम्ल कौन सा है हमारे पास भाई, हमारे पास HCl है, हमारे पास H2SO4 है, हमारे पास HNO3 है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर देखेंगे कि ये जो धातु है ये क्या करती है भाई, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हमको क्या उत्पाद ये देती है। तो चलिए देख लेते हैं भाई। तो धातु की तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया, और तनु अम्ल कौन सा है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl है भाई। ठीक, तो सबसे पहली अभिक्रिया कौन सी है, मैग्नीशियम धातु है। मैग्नीशियम ने HCl के साथ क्रिया करी तो देखो आपको क्या मिल गया, मैग्नीशियम क्लोराइड मिला है और हाइड्रोजन गैस मिली है, यानी कि इसको हम क्या कहते हैं भाई, लवण कहते हैं। प्लस आपका H2 गैस यहां पर हमको मिली है। दूसरा देखो, आपने ली है एल्यूमिनियम और फिर ले लिए आपने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब आपने इन दोनों की अभिक्रिया करवाई तब भी आपको क्या मिला है भाई, एल्यूमिनियम क्लोराइड जो कि क्या है, लवण, और फिर मिल गई आपको हाइड्रोजन गैस। यानी क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए, आपको ऊपर भी हाइड्रोजन गैस मिली थी, नीचे भी हाइड्रोजन गैस मिली है। आगे अभिक्रिया करवाते हैं। जिंक ने अभिक्रिया करी है किसके साथ, HCl के साथ, और फिर दे दिया लवण और हाइड्रोजन गैस। और आपके लोहे ने किससे अभिक्रिया करी है, HCl के साथ, और आपको लवण और हाइड्रोजन। इसका मतलब देखो कि जब भी धातु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहा है, लवण के साथ क्या दे रहा है भाई, हाइड्रोजन गैस दे रहा है, चाहे मात्रा कोई भी हो। भाई वो तो संतुलित करने के लिए हाइड्रोजन की मात्रा अलग अलग है, पर मिल कौन सा उत्पाद रहा है, लवण मिल रहा है और हाइड्रोजन गैस मिल रही है। क्लियर हो गया यहां तक कि भाई तनु अम्ल के साथ, और अम्ल कौन सा है मेरे पास, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इससे क्रिया करवाई मैंने धातु की और हर परिस्थिति में मुझे लवण और क्या मिल गया है, हाइड्रोजन गैस। बोलो मेरे साथ, क्या मिला है भाई, लवण और हाइड्रोजन गैस। क्या मिला है, लवण और हाइड्रोजन गैस। अब चलते हैं, हम किसके साथ अभिक्रिया कराएंगे, दूसरे अम्ल के साथ कराएंगे जो कि क्या है, HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल। अब होगा क्या भाई, देखो धातु की नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया, तो धातु ले लिया आपने और नाइट्रिक अम्ल ले लिया, पर अब क्या होगा कि आपका हाइड्रोजन गैस जो है वो नहीं बनेगी भाई। ये कहेगा मैं नहीं बनाऊंगा, क्यों नहीं बनाऊंगा मैं हाइड्रोजन गैस, तो भाई क्यों नहीं बनाएगा, क्योंकि उत्पन्न तो होती है जब हाइड्रोजन गैस, तो ये क्या करता है, उसको ऑक्सीकृत करके जल का निर्माण कर लेता है, क्योंकि प्रबल ऑक्सीकारक है, तो ऑक्सीकृत कर देता है और क्या बना देता है, जल। यानी मैंने तो क्रिया कराई, हाइड्रोजन गैस निकली, इसने कहा अरे हाइड्रोजन गैस है, फटाक से इसने क्या करा, उसको ऑक्सीकृत किया और जल बना दिया, तो अब हाइड्रोजन गैस ही नहीं बची। बात समझ में आ गई। अब हाइड्रोजन को तो क्या करा इसने, जल में परिवर्तित कर दिया। अब स्वयं का क्या करेगा, तो खुद जो है नाइट्रोजन के किसी भी रूप में परिवर्तित हो जाएगा, जैसे कि N2O, NO, NO2, अब चयन कर लेगा खुद का। बात समझ में आ गई। यानी हुआ क्या कि भाई HCl के साथ अभिक्रिया करी तो लवण और हाइड्रोजन मिल गया, HNO3 लिया, HNO3 के साथ अभिक्रिया करवानी थी तो मैंने तो हाइड्रोजन ही बनाया,
लेकिन हुआ क्या, इसने कहा नहीं नहीं नहीं, हाइड्रोजन नहीं बनेगा, मैं क्या करूंगा, इसका ऑक्सीकरण कर दूंगा और किस में परिवर्तित करूंगा, जल में इसको परिवर्तित कर दूंगा, जल का निर्माण कर दूंगा और खुद में क्या करूंगा भाई, मैं नाइट्रोजन के किसी भी रूप में यानी किसी भी ऑक्साइड रूप में परिवर्तित हो जाऊंगा। बात समझ में आ गई। लेकिन दो धातु है, कौन है भाई, दो धातु। वो कहती है ऐसा नहीं होगा, हम तो हाइड्रोजन ही देंगे, देंगे ही मानेंगे भाई, बिल्कुल देंगे हम हाइड्रोजन। तो भाई अब दो धातु ने कह दिया तो कह दिया, अब कहा है तो क्या मिलेगी, हाइड्रोजन मिलेगी। तो कौन सी है भाई, देखो Mg और Mn यानी कि मैग्नीशियम और मैग्नीज। ये कहती है नहीं भाई ऐसा नहीं होगा, तो कैसा होगा फिर कि मैग्नीशियम आपका और मैग्नीज आपका ये क्या करेंगे, अति तनु HNO3 के साथ, यानी तनु और पतला कर दो तो अति तनु HNO3 हो जाएगा। इसके साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस देंगे भाई, हाइड्रोजन गैस देंगे। तो ये देखो आप यहां पर क्या मिल गई है, हाइड्रोजन गैस। तो हमने लिख दिया कि धातु अम्ल से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस देगा। बात समझ में आ गई। इसको कर लीजिएगा स्टार मार्क, क्योंकि ये क्या है, बिल्कुल महत्वपूर्ण बिंदु है, ये याद रखना है और ये परीक्षा में आता भी है कि धातु अम्ल से जब क्रिया करता है तो आपको क्या मिलता है, तो भाई लवण और क्या मिलता है, हाइड्रोजन गैस। और हमने क्या करा करके देख लिया मुख्य बिंदु के रूप में। ये याद रखना है कि मैग्नीशियम और Mn जब भी आपका HNO3 के साथ क्रिया करेगा तब देगा हाइड्रोजन गैस, अदरवाइज हाइड्रोजन गैस HNO3 के साथ नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती, प्रबल ऑक्सीकारक है, जल का निर्माण कर देता है और खुद कैसे परिवर्तित हो जाता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित हो जाता है। भाई बात समझ में आ गई कि किस तरीके से अम्लों के साथ अभिक्रिया हो रही है। अब चलते हैं हम हमारे मुख्य बिंदु की तरफ, और मुख्य तथ्य या मुख्य बिंदु जो है वो क्या कहता है, एक नई बात बता रहा है। भाई क्या बता रहा है कि एक तत्व है, या आप यूं कहें कि एक नया नाम है जो कि क्या है, एक्वारेजिया। अब एक्वा का मतलब क्या होता है भाई, जल होता है। तो भाई ये क्या है, एक्वारेजिया, और ये क्या है, रॉयल है। थोड़ी सी राजा महाराजाओं वाली आप क्या करें, विचार लाएं अपने मन में, क्योंकि जल कैसा है, रॉयल है। और रॉयल जल का लैटिन शब्द कौन है भाई, एक्वारेजिया है। क्लियर हो गई बात। आपके पेपर में प्रश्न आता है एक्वारेजिया क्या है और कैसे बनता है। तो भाई आप क्या लेंगे, सांद्र HCl लेंगे और सांद्र HNO3 लेंगे, किस अनुपात में, 3:1 में। तो क्या बनेगा, अम्लराज। अम्लों का महाराज नहीं बनेगा, अम्लराज बनेगा। याद रखना है क्या बनेगा भाई, अम्लराज यानी एक्वारेजिया। और ये इतना खतरनाक होता है भाई, इतना खतरनाक होता है भाई, दो सांद्र अम्ल है, एक HCl एक HNO3 और दोनों प्रबल हैं। और फिर हमने क्या ले लिए, सांद्र ले लिए, किस अनुपात में, 3:1 में। क्या करेगा, सोना जो है या प्लेटिनम जो है उसे गलाने का सामर्थ्य रखता है, लेकिन अकेला HCl सोना और प्लेटिनम नहीं गला सकता, अकेला HNO3 भी काम नहीं कर सकता। पर दोनों जब मिल जाएंगे तो क्या होगा, ये सोना और प्लेटिनम को गलाने का क्या रखते हैं भाई, सामर्थ्य रखते हैं, उसे गला सकते हैं। तो एक्वारेजिया समझ में आ गया। बोर्ड परीक्षाओं में प्रश्न जरूर आता है, चाहे 1 नंबर का आए, चाहे छोटा आए, चाहे बड़ा आए। क्लियर हो गया, तो याद होना चाहिए एक्वारेजिया क्या है भाई, सांद्र HCl सांद्र HNO3 का मिश्रण है, किस अनुपात में, 3:1 में है। क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं और अब बात करते हैं हमारी लवण की अभिक्रिया की, यानी धातु जो है वो लवणों के साथ कैसी अभिक्रिया करेगी। अब भाई धातु है, इतनी देर से धातु के साथ ही हम काम कर रहे हैं, धातु अपनी परिस्थितियां हर बार रख रही है। अब लवण के साथ भी क्या करेगी, वो परिस्थिति रखेगी कि नहीं रखेगी, नहीं भाई, वो कह रही है भी लवण से सीधे सीधे काम करवा दो। तो कैसे कर रहे हैं, देखो भाई, धातु लवणों के विलयन के साथ धातुओं की अभिक्रिया, और ये ना हम पढ़ चुके हैं, अभी आपको याद आ जाएगा कि कहाँ हमने पढ़ा था। तो चलो पहले कर लेते हैं प्रयोग, क्योंकि प्रयोग के बिना तो हमारी बात बनेगी नहीं। प्रयोग क्या है कि क्या दिया है, कॉपर के तार को ले लो, ठीक है, एक कॉपर का तार ले लिया हमने, ठीक है, ये ले लिया भाई कॉपर का तार। अब उसे परखनली में रखे, आयरन सल्फेट के विलयन में डाल दो, यानी किसके विलयन में डालना है मुझे, आयरन यानी लोहा,
लोहा मतलब Fe, तो भाई लोहे का जो विलयन है या आयरन सल्फेट का विलयन है हो गया FeSO4। क्या करो, अब आयरन की कील को दूसरी परख नली में रखे कॉपर सल्फेट के विलयन में डालो। अब क्या हुआ भाई, एक काम तो करना था, कॉपर को आयरन सल्फेट के विलयन में डालना था, और दूसरा काम क्या करना था कि भाई आपके पास किसकी कील थी, आयरन यानी लोहे की कील थी, तो लोहे की कील को किसके विलयन में डालना है, कॉपर सल्फेट के विलयन में डालना है। इसका मतलब दो परख नली है, दो विलयन है, दो धातु है। क्लियर हो गया। अब पूछ रहे हैं जब ऐसा कर दोगे तो क्या प्रेक्षण आपको मिलेगा। भाई सवाल समझ में आ गया। अब देखते हैं कि क्या प्रेक्षण मिलता है। तो भाई देखो, ये वाला विलयन आपका किसका विलयन है, कॉपर सल्फेट का विलयन है, जो कि कैसा दिख रहा है, नीला दिख रहा है, क्योंकि इसे नीला थोथा भी हम कहते हैं। हमने क्या डाल दिया भाई, लोहे की कील इसमें डाल दी है। यहां पर किसका विलयन है, आपका आयरन सल्फेट का विलयन है, और कॉपर की कील आपने इसके अंदर क्या करी है, डाली है। अब आपको याद हो तो हमने अध्याय 2 में बात करी थी सक्रियता श्रेणी की, और हमने कहा था कि अधिक शक्तिशाली तत्व जो होता है वो कम शक्तिशाली को क्या करता है, विस्थापित करता है, या यूं कहें कि अधिक क्रियाशील जो तत्व है वो क्या करेगा, कम क्रियाशील तत्वों को उसकी जगह से विस्थापित कर देगा, प्रतिस्थापित कर देगा, विस्थापन उसका करा देगा। अब आप देख लो यहाँ पर एक बार तो कॉपर सल्फेट का विलयन है, एक बार आयरन सल्फेट का विलयन है। आयरन सल्फेट में कॉपर की कील डाल दो, और क्या करो, कॉपर सल्फेट में आयरन की कील डाल दो। अब प्रेक्षण क्या बोलेंगे भाई, और अभिक्रिया क्या कहेगी। तो अभिक्रिया कह रही है कि कॉपर सल्फेट का विलयन था जिसमें आयरन की कील आपने डाली थी, तो क्या हुआ भाई, आयरन सल्फेट का विलयन बन गया और कॉपर का प्रतिस्थापन हो गया, कॉपर को बाहर निकाल दिया, क्योंकि क्या है, आयरन जो है Fe जो है अधिक एक्टिव है, अधिक क्रियाशील है, सक्रिय धातु है। बात समझ में आ गई यहां तक, कोई दिक्कत है। और यही तो हमने पढ़ा था भाई कि अधिक क्रियाशील जो होगा वो कम क्रियाशील को उसके विलयन में से या गलित अवस्था में से क्या कर देगा, प्रतिस्थापित ये कर देगा। बात समझ में आ गई भाई। तो चलो देखते हैं प्रेक्षण। धातु ए, आपके पास धातु ए थी और किसके साथ थी भाई, धातु बी का लवण विलयन था। हुआ क्या कि धातु ए का लवण विलयन बन गया और धातु बी का क्या हो गया भाई, प्रतिस्थापन हो गया। अब देखो धातु ए कौन सी थी आपके पास भाई, धातु ए थी आपके पास आयरन, ठीक, आयरन की कील डाली थी, और विलयन किसका था, कॉपर सल्फेट का विलयन था। अब क्या हुआ भाई, इसका तो विलयन बन गया और कॉपर जो है वो क्या हो गई, निष्कासित हो गई, अकेली रह गई, बाहर निकल गई। क्लियर हो गया। हुआ क्या, आयरन द्वारा कॉपर का क्या हो गया है, विस्थापन हो गया है। किसका उदाहरण है, विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, याद आ गया, वेरी गुड। और किसका निर्माण हो गया भाई, आयरन सल्फेट का निर्माण हमारे पास हो गया। निष्कर्ष क्या कहते हैं, निष्कर्ष कहते हैं अधिक क्रियाशील धातु क्या करेगी भाई, कम क्रियाशील धातु को उसके यौगिक के विलयन या गलित अवस्था में, गलित मतलब विलयन अवस्था में क्या कर देगी, विस्थापित कर देगी, प्रतिस्थापित कर देगी, विस्थापन अभिक्रिया यहां पर संपन्न हो जाएगी। बात समझ में आ गई भाई, यहां तक कोई दिक्कत है। तो इस वीडियो से आज हमने क्या सीखा भाई, हमने सीखे हैं रासायनिक गुण किसके भाई, धातुओं के। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया भाई कि जो धातु है वो वायु से अभिक्रिया करती है, जल से अभिक्रिया करती है, विभिन्न परिस्थितियों में करती है, अम्लों से अभिक्रिया करती है, और लवण से भी क्या करती है, अभिक्रिया करती है। तो दोहरा लेते हैं फटाफट कि कौन कौन सी अभिक्रियाएं हमने आज पढ़ी थी। तो भाई हमने पढ़ी थी भाई धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया। तो देखो मैग्नीशियम ने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करी, लवण और आपका हाइड्रोजन गैस दे दी। जिंक ने अभिक्रिया करी, तब भी लवण और हाइड्रोजन गैस दे दी। मैग्नीशियम ने करी अभिक्रिया किसके साथ, HNO3 के साथ करी है। किसके साथ करी है, HNO3 के साथ करी है, जो कि कैसा है, अति तनु है, तनु नहीं अति तनु है। तब जाके हाइड्रोजन गैस दिए। याद आ गया होगा, इसने कहा था कि भाई जब भी HNO3 के साथ क्रिया होगी तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को जल बना देगा। बोला था ना इसने कि मैं ऑक्सीकरण कर दूंगा। तो भाई धातु जो है उसने कहा कि नहीं भाई
ऐसा नहीं होगा, मैं तो हाइड्रोजन ही दूंगी क्रिया करके। और ऐसा किसने कहा था भाई? एमएन ने भी ऐसा ही कहा था। तो जब क्रिया हुई तो क्या दे दी आपको? हाइड्रोजन गैस दे दी। मतलब क्या निकला कि जब भी धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनता है? लवण और आपका हाइड्रोजन गैस निकलती है। क्लियर हो गया यहां तक? अब बात करते हैं भाई धातु की अन्य धातु लवण विलयनों से अभिक्रिया। तो आपको याद है भाई ये विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है कि जो भी अधिक क्रियाशील होगा, जो ज्यादा जल्दी अभिक्रिया करेगा, वो कम क्रियाशील को, आलसी तत्व को क्या कर देगा? विस्थापित कर देगा उसके विलयन से या गलित अवस्था से। फिर एक कॉन्सेप्ट आज हमने सीखा था एक्वारेजिया का। क्या होता है भाई? सांद्र HCl ले लो और सांद्र HNO3 ले लो 3:1 में, तो क्या होगा भाई? एक्वारेजिया बन जाएगा। और ये सोने और प्लेटिनम को गलाने की ताकत रखता है, पर अकेला HCl और अकेला HNO3 ये नहीं कर सकता। बात यहां तक समझ में आ गई है? तो भाई अब क्या करेंगे? अब चलो प्रश्नों की तरफ। तो पहला प्रश्न क्या कहता है? धातुओं की अम्ल से अभिक्रिया पर क्या उत्पाद प्राप्त होता है? बताओ भाई क्या मिलता है? लवण हाइड्रोजन मिलता है, लवण जल मिलता है, धातु ऑक्साइड मिलती है, केवल लवण मिलता है। क्या मिलता है भाई? लवण और हाइड्रोजन मिलता है। ये तो अभी हमने कितनी देर से पढ़ रहे हैं ना हम इसको भाई, लवण और हाइड्रोजन मिलता है कि नहीं मिलता। प्रश्न संख्या 2 क्या कहती है? सोना व प्लेटिनम को गलाने का सामर्थ्य या गलाने में समर्थ कौन है? आपका एक्वारेजिया है भाई। और एक्वारेजिया क्या होता है? सांद्र HCl सांद्र HNO3 का मिश्रण होता है। क्लियर हो गया? प्रश्न संख्या 3 क्या कहती है? निम्न अभिक्रिया को पूर्ण करो। भाई ये तो बिल्कुल पसंदीदा प्रश्न होता है भाई। वीडियो को कर दो आप पॉज और अपनी कॉपी में करो इन अभिक्रियाओं को। भाई FeCuSO4 से क्रिया करेगी तो आपका मिलेगा FeSO4 और क्या मिल जाएगा भाई? Cu का प्रतिस्थापन हो जाएगा। ZnHCl से क्रिया करेगा तो क्या मिलेगा? ZnCl2 और क्या मिलेगा? H2 गैस यहां पर आपको मिलेगी। तो क्या हो जाएगा भाई? इसको संतुलित करने के लिए यहां लगा दीजिएगा 2। करना क्या है कि आपको ये अभिक्रियाओं को बिना देखे लिखना है और अम्लों की अभिक्रिया, लवणों की अभिक्रिया को याद करना है। हम आपसे मिलेंगे अगले भाग में। धन्यवाद।